यूपीएससी सीडीएस 2025 सीडीएस 1 2025 मीन्स PYQ। और क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 81। जीएसटी कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सो ऑप्शन ए है कंस्टिट्यूशन 105th फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 105th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। में 105th अमेंडमेंट एक्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के दौरान पूरे देश में इंक्लूडिंग इंटर स्टेट ट्रेड अंडर आर्टिकल 269A इम्प्लीमेंट किया गया था। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। कब की लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से, जीएसटी वाला। ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी क्यों गलत है। 102 अमेंडमेंट एक्ट, इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। और ये ऑप्शन सी क्यों गलत है। 104 अमेंडमेंट एक्ट, इसने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC/ST की स्टेट का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाया और एंग्लो इंडियंस की रिजर्व सीट्स को ख़त्म किया। और ऑप्शन डी क्यों गलत है। 106 अमेंडमेंट एक्ट, ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में वुमेन को 33% रिजर्वेशन देता है। 106 अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही है। ठीक है। अब देखो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था। ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो ये टॉपिक पहले भी पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यूपीएससी का फेवरेट है। मतलब CDS 2021 और CDS 1 2024 में जीएसटी काउंसिल के आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 279A और थर्ड EWS 5th अमेंडमेंट पर बार बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो करंट अफेयर में ये टॉपिक क्या था। तो हालांकि ये क्वेश्चन स्टैटिक लगते हैं, पर न्यूज़ में इनका डिस्कशन लगातार चलता आ रहा है। जीएसटी डेटा न्यूज़ 2024 से लेकर मिड 2026 तक मतलब माहीन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस के रोज़ टूटने की वजह से न्यूज़ अल्टरनेट्स में जीएसटी के फ्रेमवर्क और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मतलब 101 अमेंडमेंट पर डायनेमिक आर्टिकल्स आते रहे हैं। 106 अमेंडमेंट एक्ट इंटीग्रेशन लेट 24-25 के दौरान स्टेट्स में डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल 106 अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंशनल परमानेंटर्स पर मतलब बहस गरम थी। इसलिए ऑप्शन डी को एक में मॉनिटर करने के लिए डाला गया। ठीक है। अब ये देखो मतलब एग्ज़ाम में 2026 में कैसे पूछ सकता है इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर है consider the following statement regarding the breakdown of glucose। ऑप्शन ए 1 है the conversion of glucose to pyruvate takes place inside the mitochondria। ऑप्शन बी है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल सेल्स converted pyruvate into lactic acid which is also एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस सीटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। किस में होती है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के टेक्स प्लेस में किस में होती है? सीटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फॉर फ्यूचर एग्जाम विथ रेफरेंस टू रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैच द फॉलोइंग। 101 अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटिक्स टू NCBC। 106 अमेंडमेंट एक्ट वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज
सो विच आर द करेक्टली मैच, ऑल आर 3 करेक्टली मैच। 101 है गुड्स एंड 101 है जीएसटी के लिए, 102 है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू एनसीबीसी के लिए, और 106 है वुमेन रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 82, यूएन एजेंसीज एंड नोबेल प्राइज। तो क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस। ऑप्शन ए है ILO, ऑप्शन 2 है WFP, ऑप्शन सी है UNICEF, ऑप्शन डी है UNHCR। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, UNHCR। क्या है ये, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फ्रॉम रिफ्यूजीज बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि UNHCR को अब तक 2 बार ट्विस्ट नोबेल प्राइज मिल चुका है। और ये 1994 में, मतलब 1954 में वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोपियन रिफ्यूजीज़ की मदद करने के लिए, और 1981 में ग्लोबल लेवल पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों के रिफ्यूजीज़ क्राइसिस के दौरान उनकी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए थी। ठीक है, और ऑप्शन अनदर ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ILO क्या है, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे सिर्फ एक बार 1969 में वर्कर्स के राइट्स और सोशल जस्टिस के लिए मिला था। ऑप्शन बी WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसे सिर्फ एक बार 2020 में हंगर और फूड सिक्योरिटी के लड़ने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी UNICEF, उन चिल्ड्रंस फंड्स के इसे सिर्फ एक बार मिला 1965 में, बच्चों की हेल्प करने के लिए मिला था। ठीक है, अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, तो ये टॉपिक पूछा गया था किसी भी स्टैंडर्ड ईयर बुक्स या स्टैटिक जीके बुक, जैसे लूसेंट जीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अवार्ड सेक्शन से। तो ये टॉपिक नोबेल पीस प्राइज मतलब पाने वाली संस्थाओं पर यूपीएससी हमेशा इंटरेस्ट लेता है। यूपीएससी CSE 2021 में WFP, ठीक है, वर्ल्ड क्या है, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है जब यूपीएससी 2020 में प्राइज मिला था। सो CDS NDA में स्टैटिक फैक्ट्स बदल कर लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब लॉजिक ट्रिक टू सॉल्व, तो दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस हमेशा रेफ्यूजीज ठीक है शरणार्थियों का रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वार 2 हो या बाद के विश्व, ठीक है, युद्ध संस्थानियों में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC को 3 बार मिला है, क्या मिला है, 3 बार मिला है। ठीक है, और UN एजेंसी में सबसे बड़ा काम लगातार UNHCR ने किया है। अगर गेस वर्क करना हो तो रेफ्यूजीज क्राइसिस की विशालता देखते हुए UNHCR सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 83, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ये क्या है, ये कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या है CVC। तो ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, द कमिटी टू रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर्स। ऑप्शन 3, द इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लीडर एट द सिंगल, ठीक है, the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommended the appointment of Central Vigilance Commission. How many of the statement is are correct? ऑप्शन ए है नील, ठीक है, कुछ भी नहीं। ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन 3 है डी। सो ऑप्शन 3 है राइट, 3, ऑप्शन डी राइट है, 3 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑप्शन 3 क्यों होगा।
तीनों, ठीक है। अब देख लो तीनों करेक्ट कैसे हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सीवीसी एक्ट 2003 के मुताबिक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और बाकी विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने साइन और सील के साथ करते हैं, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन 2, इनकी नियुक्ति के लिए 3 मेंबर हाई पावर कमेटी बनती है। इस कमेटी में 3 लोग होते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चेयर पर्सन होता है। ऑप्शन दूसरा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, घर मंत्री मेंबर होता है। और ऑप्शन 3, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा मेंबर होता है, ठीक है। 3 पर्सन ये होते हैं और प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। और ऑप्शन 3 क्यों सही है? क्योंकि अगर लोकसभा में कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन LOP ना हो, क्योंकि किसी पार्टी के पास मिनिमम 10% सीट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अपोजिशन को इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए ऑल 3 आर करेक्ट। अब देखो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, तो ये टॉपिक लक्ष्मीकांत से पूछा था। लक्ष्मीकांत, चैप्टर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC से। और ये पहले भी पूछा जा चुका है UPSC का। ये एक बहुत ही फेवरेट एरिया है। स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अपॉइंटमेंट कमेटी पर CDS 1 2022, CDS 2 2023 के और UPSC 2020 में पूछा गया था। CBI डायरेक्टर और NHRC चेयरपर्सन के सिलेक्शन पैनल्स पर, ठीक है। CVC पर ये सवाल घुमा फिरा कर अब तक 4 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 84, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड वाइड ए UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन ए बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। ऑप्शन सी सही है, 15 सितंबर। क्यों सही है? क्योंकि UN जनरल असेंबली UNGA ने 2007 में रिजोल्यूशन पास करके हर साल 17 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाने का फैसला किया था, जिसके मकसद दुनिया में लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स को प्रमोट और अपहोल्ड करना है, ठीक है। इसलिए ये सही है। ऑप्शन ए क्यों गलत है? 20 जनवरी ये कोई मेजर ग्लोबल डे नहीं है। ये उस प्रेसिडेंटल इनॉग्रेशन डे ज़रूर होता है हर साल 4 में, ठीक है, 4 साल में। और वह मतलब ऑप्शन बी 1 जुलाई इंडिया क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया में इसे नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, देखो इंडिया में इसे नेशनल डॉक्टर डे और GST डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों है गलत है? ये 9 दिसंबर ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार वर्धी दिवस होता है, ठीक है, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये टॉपिक स्टैटिक GK और इम्पोर्ट डेज और डेट्स सेक्शंस या इम्पोर्ट UN रिजोल्यूशन से पूछा गया था। ये पहले CDS में हमेशा 1 से 2 बार सवाल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज पर पूछे जाते हैं, न्यूज़ में चल रहे होते हैं। CDS 2 21 में ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर और ND 23 में अर्थ डे 22। ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर और अर्थ डे 22 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो ये करंट में ये टॉपिक था CVC अपॉइंटमेंट। तो 2024 के एंडिंग और 2025 के स्टार्टिंग फेज में विजिलेंस कमीशंस के अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन पैनल्स की मीटिंग्स को लेकर धारावी चर्चा रही, ठीक है, जिसके चलते सेक्शन कमेटी के स्ट्रक्चर्स मतलब PM प्लस HM प्लस LOP लगातार न्यूज़ में कवर किया गया। और इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी न्यूज़ 2024-2025 के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इंडिया US UK के में इलेक्शंस हुए। इस दरमियान एजेंडा के स्पीचेस में और न्यूज़ एडिटोरियल्स में ग्लोबल डेमोक्रेसी वैल्यू और 15 सितंबर दिसंबर, ठीक है, 15 सितंबर दिसंबर डे का जिक्र काफ़ी बार किया गया था।
अब कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन इन फ्यूचर इन 2026 एग्जाम। तो कंसाइडर द, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। क्वेश्चन क्या है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलेक्शन कमिटीज। ऑप्शन 1, द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा from the section panel from both the CVC and the CBI director. Option 2, for the appointment of NHRC chairperson, the speaker of Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha are also part of the committee. So which of the answer is correct? Only option number B correct है, क्योंकि CBI डायरेक्टर के सिलेक्शन पैनल्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। क्या सीबीआई डायरेक्टर पैनल के मतलब सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, होम मिनिस्टर नहीं होता और सीबीएसई पैनल में होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सीबीएसई पैनल में होम मिनिस्टर होते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर of refugees UNHCR consider the following. Option 1, it is a statutory body established directly under the UN Security Council. Option B, it has been awarded the Nobel Peace Prize twice in its history. Option बी सही है, क्योंकि UNHCR उन जनरल असेंबली को ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट कितना है, 85, क्वेश्चन नंबर 85, नीति आयोग कमीशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज आर करेक्ट। ऑप्शन 1 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट गवर्निंग काउंसिल। ऑप्शन बी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं दोनों ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, क्योंकि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही इसी गवर्निंग काउंसिल का भी हेड चेयर करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन 2 क्यों सही है, क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे असेंबलीज वाली यूटीज के चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज इसके ही लद्दाख और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजीज यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसके बिल्कुल फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसलिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मेंबर हैं। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर ये कहाँ से टॉपिक पूछा गया था, तो ये पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नीति आयोग से। ये पहले भी PYQ से पूछा गया है। नीति आयोग पर यूपीएससी पुराना मतलब पुराना प्यार है इसका, यूपीएससी का CDS 1 2019 में, CDS 2 2021 में, और इसके स्ट्रक्चर्स फीचर्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और NDA 2022 में पूछा था कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करता है, प्लानिंग कमीशन को करता है। ठीक है, कंसेप्ट घुमा फिरा कर कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। अब ये देखो क्या ये टॉपिक करेंट अफेयर में था, तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल 9th मीटिंग जुलाई 2024 में PM नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में हुई थी, जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और विकसित भारत 2047 पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्टेट यूटी ठीक है यूटीज़ के रूल्स पर बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आए थे, इसलिए स्टैटिक कोर और करंट कनेक्ट करके पूछा गया था ये टॉपिक। अब क्वेश्चन नंबर 86, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो NCW क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर करेक्ट। ऑप्शन 1 है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन बी है, it has the mandate to review the constitutional and legal safeguard for women. Option 3 है, it has a mandate to advise the government on all policy matters affecting matters। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, all are correct। ठीक है, अब देखो ये all are correct है तो क्यों,
क्योंकि ये तीनों सही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के प्रोविजंस के मुताबिक एकदम एक्यूरेट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एनसीडब्ल्यू के स्टैट्यूटरी बॉडी के वैधानिक मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत जनवरी 1992 में बनाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसका मेन काम यही है कि ये वुमेन्स के लिए बने कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे आर्टिकल 14, 15 और लीगल सेफगार्ड को रिव्यू कैसे करे और उन्हें सुधार सूझे, ठीक है, सुझाए। अब 3 क्यों करेक्ट है? ऑप्शन 3, ये गवर्नमेंट को वुमेन एम्पावरमेंट और उनके राइट्स से जुड़े सारे पॉलिसी मैटर्स पर एडवाइस देने का अधिकार रखती है, ठीक है। अब ये पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेक्शन से। ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस में। स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सा है? एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू एंड एनजीटी पर यूपीएससी हमेशा सवाल बनाता है। और सीडीएस 2020 में पूछा गया था कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी नहीं। तो एनसीडब्ल्यू के फंक्शंस पर लगभग 2 से 3 बार पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आ चुके हैं। अब देखो ट्रिक टू लॉजिक सॉल्व, ठीक है। क्या है? जब भी किसी नॉन कंट्रोवर्शियल स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे एनसीडब्ल्यू के मैंडेट्स या फंक्शंस पर 3 या 4 बार पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो, जैसे सेफगार्ड रिव्यू करना, ठीक है, सेफगार्ड रिव्यू करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, तो उनके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब तक कोई एक्सट्रीम वर्ड ना हो, जैसे ओनली, स्ट्रिक्टली, तब तक ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं जो ऑल ऑप्शंस लॉजिकल लगते हैं। अब ये क्या करंट में था? तो एनसीडब्ल्यू लगातार कम डोमेस्टिक वायलेंस लॉज के डिजिटल रिव्यू और वुमेन सेफ्टी पॉलिसीज़ को लेकर ठीक है, पॉलिसीज़ को लेकर मिड 24 और लेकर लेट 24 तक लगातार चर्चा में रहा। इसके अलावा पोजीशंस और लीडरशिप अपडेट्स के चलते इसकी फंडामेंटल मैंडेट्स को न्यूज़ में फ्रेश किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 87, 8 शेड्यूल लैंग्वेज क्या है? तो विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 8th शेड्यूल ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है नेपाली, ऑप्शन नंबर सी है कोंकणी, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो क्या जोड़ी गई थी? बोडो, ठीक है, 2003 में बोडो, डोगली, मैथिली और संथाली। आप इस शॉर्ट ट्रिक्स BDMS से याद रख सकते हैं। क्यों है BDMS? ऑप्शन बी, सी और डी, मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये तीनों हमेशा 71, क्या देखो याद रखना, मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा एक साथ जोड़ा गया था। सी के इसका शॉर्ट ट्रिक है KMN, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, क्योंकि 92 पहले आते हैं, 2003 बाद में, इसलिए मैथिली इन सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? तो ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस मतलब और अमेंडमेंट्स पर सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं। और CDS 2018 में पूछा गया था कि 92 अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी लैंग्वेज जुड़ी गई, और ऑप्शन 2021 में पूछा गया था NDA से कि इनमें से कौन सी भाषा 8 शेड्यूल में नहीं है। तो इंग्लिश हमेशा ऑप्शन में देकर कंफ्यूज करते हैं। ये लगभग 6 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 6 बार पूछा जा चुका है। अब ये इन फ्यूचर एग्जाम 2026 में कैसे पूछ सकता है? तो नीति आयोग वर्सेस UT, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग। ऑप्शन 1,
द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज आर डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल. ऑप्शन 2, स्पेशल इन्वेटिव्स टू द नीति आयोग आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जी नहीं, तो ऑल आर बोथ आर इन नीदर करेक्ट है, क्योंकि यूटीज में सीएम नहीं होते. ठीक है, सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में है, और बाकी में एलजीज होते हैं. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर. स्पेशल इनवाइट्स को प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है. अब एक और क्वेश्चन देख लो फॉर प्रैक्टिस. तो मैच द फॉलोइंग है ये. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द लैंग्वेज एडेड टू द 8th शेड्यूल. 21 अमेंडमेंट से जुड़ा था सिंधी. 71 अमेंडमेंट से जुड़ा था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली. और 92 अमेंडमेंट से जुड़ा था बोडो, डोगली, मैथिली, संथाल. तो ऑल आर करेक्ट, सही है. ये याद रखना, ये तो पूछा गया है, ये याद रखना. 21 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था सिंधी, और 72 से जोड़ा गया था 3 गो, कोंकणी, मणिपुरी और संथाली. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 88, राज्यसभा सीट एलोकेशन को क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तमिलनाडु. कैसे देख लो. काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो. राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा. कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए राज्यसभा की सीट फिक्स की गई है, जो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से तय होती है. ठीक है, आंध्र प्रदेश में 5 कुल कितना सीट है, 11 सीट राज्यसभा में. 2014 में तेलंगाना अलग होने के बाद सीट्स डिवाइड हो गई थी. और बिहार में 5 कुल 16 सीट है. बिहार के पास कितना, 16 सीट है. ठीक है, और मध्य प्रदेश के पास कुल 11 सीट है, और तमिलनाडु के पास 18 सीट है. तो इन चारों में से सबसे बड़ा तमिलनाडु है, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है, और बाकी ऑप्शन गलत. ध्यान रखें, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है. तमिलनाडु से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीट क्या है पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश का पास 31 सीट है. ठीक है, याद रखना है इसको. उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट है. अब ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर पार्लियामेंट, राज्यसभा, कंपोजिशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है. ये पहले भी पूछा जा चुका है. राज्यसभा की सीट्स पर हमेशा मैच द फॉलोइंग कॉलम डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले सवाल आते हैं. 2018-2021 में CDS में सीट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और NDA में पूछा था कि सीट्स किस बेसिस पर एलोकेट होती है, पॉपुलेशन या लगभग 4 बार अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है. ठीक है, अब ये लॉजिक ट्रिक टू सॉल्व क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो देख लेते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं हो तो एक जनरल लॉजिक बताएं. राज्यसभा की सीट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है. गिवन ऑप्शन में तमिलनाडु और बिहार की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंस और बड़ी है. बिहार 16 है, तमिलनाडु 18 में क्लोज फाइट होती है. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश टाइम से ही मद्रास प्रेसिडेंटी तमिलनाडु का एरिया बहुत डेमोग्राफिक्स बड़ा होने के कारण उसकी सीट्स ज़्यादा है. और ये क्या करंट में था, तो 2024, 25 और 26 के दौरान हर साल रिटायर होने वाले मेंबर्स की वजह से राज्यसभा इलेक्शन लगातार चर्चा में रहा है. जैसे फरवरी 2024 56 सीट्स के लिए चुनाव हुए थे, जिसके दौरान कमीशन और रिप्रेजेंटेटिव स्टेशंस को लेकर चल रही डिबेट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन न्यूज़ में बना रहा था. ठीक है, अब ये इन फ्यूचर एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर सीट्स एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो ऑप्शन है
ऑप्शन 1 डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है 3 है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। और सबसे ज़्यादा कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 31 सीट था। तो यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16 और बिहार 16, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89, इंडस वाटर ट्रीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन 1 है द टर्म्स ईस्टर्न रिवर्स मीन द सतलुज, द ब्यास एंड द रावी टेकन टुगेदर, और द टर्म्स वेस्टर्न रिवर्स मीन द इंडस, द झेलम एंड द चेनाब टेकन टुगेदर। सो ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ईस्टर्न रिवर क्या कौन कौन सा है? सतलज, ब्यास और रावी, ठीक है। और वेस्टर्न कौन सा है? इंडस, झेलम और चेनाब। तो बोथ आर करेक्ट है। अब देखो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर मतलब मध्यस्थता करवाया था। ये दुनिया के सबसे सफल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। और ऑप्शन 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक 3 ईस्टर्न रिवर है। ईस्टर्न है जो कि सतलज है, व्यास है और रावी है। कौन है? सतलज, व्यास और रावी है। और दूसरा है वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है। अधिकतम पानी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है। अधिकतम पानी किसमें? सबसे ज़्यादा मोस्टली पानी पाकिस्तान को दिया गया है। इंडिया को सिर्फ लिमिटेड डोमेस्टिक, नॉन कंजम्पटेटिव और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो, ठीक है, रन ऑफ द रिवर कैसे चलिए हाइड्रो पावर यूज़ की इजाज़त है। और ये दोनों बिल्कुल ऑप्शन सही है, बोथ आर करेक्ट। अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? ये टॉपिक पूछा गया था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, एनसीईआरटी क्लास 11, ड्रेनेज सिस्टम और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस नोट्स। पहले ये पूछा जा चुका है IWT, ठीक है, पर मतलब इंडस वाटर ट्रीटी पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज CDS में लगातार सवाल आते हैं। 2021 में पूछा गया था कि कौन सी नदी सीधे इंडस में मिलती है, और CDS 2019 में पूछा था कि किस संस्था के ने इसे ब्रोकर किया है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। ये लगभग 5 बार पूछा जा चुका है। तो क्या ये टॉपिक करेंट में था? तो ये जो 2025 में पूछा गया है। तो इंडिया में जनवरी 23 में पाकिस्तान का रुख बदलने और नई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे कृष्णा, गंगा और राटेल पर चल रही विवाद के चलते ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद 2024 को लेकर 2025 के नोटरेट एक्सपर्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मीटिंग के लिए चलते ये मुद्दा लगातार न्यूज़ में, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रंट पेज ऑफ एडिटोरियल्स पर बना रहा है। तो देख लेते हैं इन फ्यूचर एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इंडिया इज ए परमिटेड लिमिटेड वाटर यूसेज ऑफ वाटर वेस्टर्न रिवर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ऑप्शन 1 है डोमेस्टिक यूज, ऑप्शन बी है नॉन कंजम्पटेटिव इरिगेशन, ऑप्शन डी है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन तीनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 90, राइट टू एजुकेशन एंड अमेंडमेंट्स। विच क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द ऑप्शन 1 है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th amendment Act has added the right to education to the chapter of direct principle of state policy. Option 2 है right to work and right to education are both fundamental right and DPSP, तो neither both are incorrect, दोनों गलत है। क्यों गलत है दोनों? क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, DPSP नहीं, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंडर आर्टिकल 21 में ऐड किया है, ठीक है, ना कि DPSP में। DPSP आर्टिकल 45 में तो एजुकेशन पहले से था। इस अमेंडमेंट ने बस आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को बदलकर
अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चिल्ड्रन बेलो 6 ईयर किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन, ये DPSP नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए 1 गलत हो जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है? क्योंकि राइट टू वर्क सिर्फ एक DPSP है, आर्टिकल 41, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। वहीं दूसरा तरह राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 भी है, और DPSP आर्टिकल 45 भी है, लेकिन उनकी राइट टू वर्क दोनों जगह नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह गलत है। तो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21A, और DPSP आर्टिकल 41 to 45, और ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल 21A और 86 अमेंडमेंट एक्ट पर UPSC ने इतने सवाल पूछे हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। CDS 1 2020, CDS 2 2022, NDA 2024 में डायरेक्ट पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 जोड़ा गया था। तो ये कौन सा अमेंडमेंट जोड़ा गया था? राइट टू वर्क पर। UPSC CS में 2018 में क्वेश्चन आ चुका है इस कि ये किस नेचर के मतलब ये किस नेचर का राइट है। तो ये कोर टॉपिक कम से कम 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो ट्रिक टू लॉजिक टू सॉल्व। तो अगर आपको राइट टू वर्क पर थोड़ा भी डाउट हो तो सोचिए, कोई बेरोज़गार व्यक्ति कोर्ट जाकर कह सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मुझे नौकरी दो? नहीं। गवर्नमेंट नौकरी स्कीम्स जैसे मनरेगा देती है, ठीक है, देती है, पर ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक वेलफेयर DPSP है जो कोर्ट में अफोर्सेबल नहीं है आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। तो ये तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। क्या ये करंट में था? इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के इम्प्लीमेंशन और राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट के प्राइवेट स्कूल्स में 25% कोटा इम्प्लीमेंशन को लेकर 2024-25 में कई हाई कोर्ट और के जजमेंट्स आए थे। इसके अलावा अर्बन एरिया में इम्प्लीमेंट गारंटी राइट टू वर्क के तहत की मांग को लेकर सोशल इश्यूज आर्टिकल इसका जिक्र चल रहा था, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डील्स विथ एजुकेशन इन इंडिया? सो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 21A एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन 2 आर्टिकल 45, ऑप्शन 3 आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो ऑल आर करेक्ट, क्योंकि 86 अमेंडमेंट एक्ट ने तीनों जगह एजुकेशन से जुड़े बदलाव किए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपने जो पार्ट नहीं देखा देख लीजिए वो फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए PYQs। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।